एरिक सुबह जल्दी जाग गया। पिछले दिन की घटनाओं ने उसे रेस्टलेस कर दिया था। तेजी से दौड़ रहा था। वह हर छोटी बड़ी डिटेल याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था और उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन हाइस ने जो फोटो उसे दिखाई थी, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने एक गलती की थी, और अगर किसी ने मास्क देख लिया होता, तो अगर किसी ने उसे उस मास्क के साथ देखा होता, तो मर्डर से उसे जोड़ना आसान हो जाता। फिर एरिक को लोगन को लिखा हुआ लेटर याद आया। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी थी। वह लोगन से नाराज था, उसे अपने पीछे घसीटना चाहता था, और उसी गुस्से में उसने वह लेटर लिख दिया था। मुमकिन था कि इन्वेस्टिगेटर उसी लेटर के जरिए किलर तक पहुंच जाए। समस्या यह थी कि उसे नहीं पता था वह लेटर अब कहां है। लोगन ने या तो उसे फेंक दिया होगा या कहीं संभाल कर रखा होगा। लेकिन अगर उसने उसे संभाल कर रखा होता, तो पुलिस को अब तक वह मिल चुका होता। इसके बाद एरिक ने एक लंबा शावर लिया, उम्मीद करते हुए कि उसका दिमाग थोड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन इंटेरोगेशन की यादें फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कपड़े पहनते समय उसने एक फैसला किया। वह इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसे अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना था और आचिम की इन्वेस्टिगेशन पर भी, क्योंकि वही एकमात्र इंसान था जिसे पता था कि नथानियल उसे मारना चाहता था, और वही उसे मर्डर से जोड़ सकता था। बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। वह कैफेटेरिया पहुंचा, एक ट्रे उठाई और ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस देखने लगा। आखिरकार उसने क्रीम चीज वाला बेगल और एक कप कॉफी ली। उसने चारों तरफ नजर डाली। हॉल लगभग खाली था। अभी काफी सुबह थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स आए ही नहीं थे। एरिक अकेले एक टेबल पर बैठ गया और बेगल का एक बाइट लिया। क्रीम चीज गाढ़ी और हल्की खट्टी थी, और गर्म ब्रेड काफी सेटिस्फाइंग लग रही थी। उसने कॉफी की एक सिप ली, गर्म और कड़वी। खाते खाते उसके दिमाग में वह दिन आ गया जिस दिन उसने उस ट्रियो को मारा था। वह दिन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, और वहीं से उसका ध्यान फार्म और मिस्टर फॉक्स पर चला गया। वहां का काम बहुत हार्ड फिजिकल लेबर था, लेकिन प्लांट्स को बढ़ते देख उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। ऐसी शांति जो उसे बाकी सब कुछ भुला देती थी। उसने सोचा, क्या वह भविष्य में फिर कभी जमीन पर काम कर पाएगा और सच में एक पीसफुल लाइफ जी पाएगा? ब्रेकफास्ट खत्म करके एरिक खड़ा हुआ, दिन का सामना करने के लिए तैयार, और तेजी से येलो पैलेस की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। जब वह वहां पहुंचा, तो मास्टर रुक, वही भारी भरकम आदमी जिसने रेड पैलेस में पहली बार उसका एग्जामिनेशन किया था, ने उसे ट्रेनिंग रूम में कदम रखते ही ग्रीट किया। जैसे ही एरिक की नजर उस टावरिंग फिगर पर पड़ी, वह रोज देखने के बावजूद इंटिमिडेटेड महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह आदमी कम से कम 2 मीटर लंबा था। एरिक ने अपनी जिंदगी में उससे लंबा इंसान कभी नहीं देखा था। उसका मैसिव शरीर ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली लगता था। बेहद चौड़े कंधे, पागलपन की हद तक मोटी बाजुएं और पेड़ों के तनों जैसी टांगे। वह इंसान कम और आधा जायंट ज्यादा लगता था। उसके काले बालों में कनपटी के पास सफेदी झलक रही थी, समय और अनुभव की निशानी। गहरी भूरी आंखों के चारों तरफ चुर्रियां थीं, जो उम्र और सालों की ट्रेनिंग का सबूत थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से प्रिमिटिवनेस टपकती थी, और उसका रफ एटीट्यूड इसे और मजबूत करता था। ऊपर से मास्टर रुक अपने ब्रूटल ट्रेनिंग मेथड्स के लिए मशहूर था, और एरिक को उसके पास जाते हुए हल्की नर्वसनेस महसूस हुई। कमरा बड़ा था, फर्श पर मैट्स बिछी थी और इधर उधर ट्रेनिंग इक्विपमेंट पड़ा हुआ था। आज तुम सबसे पहले आए हो, मास्टर रुक ने अपनी भारी आवाज में कहा, होंठों पर हल्की सी नाखुशी के साथ। चलो, बाकियों का इंतजार करते हैं। उसकी नाराजगी साफ थी। एरिक साफ तौर पर उसका फेवरेट स्टूडेंट नहीं था। यह सच था कि एरिक ने बहुत कम समय में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई थी, लेकिन फिर भी रुक को वह रेड पैलेस का मेंबर बनने लायक नहीं लगता था। एरिक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलक रही थी। वह महीनों से ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी लिमिट्स तक खुद को पुश कर रहा था। उसे पता था, अगर इस डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव करना है, तो उसे खुद को पहले से कहीं बेहतर डिफेंड करना होगा। थोड़ी देर बाद बाकी स्टूडेंट्स भी आने लगे और अपने टीचर को ग्रीट करते हुए पंक्तियों में खड़े हो गए। मास्टर रुक मैट पर चढ़ा। उसकी मस्कुलर आर्म्स उभर आई। वेलकम एवरीबॉडी, आज मैं तुम्हें कुछ मूव सिखाऊंगा, उसने स्टैंस लेते हुए कहा। ध्यान से देखो, उसने जोर से कहा। यह मूव तुम्हारे ओपोनेंट का बैलेंस बिगाड़ देगा और तुम्हें अपर हैंड देगा। उसने साइड में एक तेज किक दिखाया और प्रैक्टिस के लिए एरिक को चुना।
रोमनो, मैट पर आओ। यस सर। एरिक स्टैंस में आया ही था कि रुक ने तुरंत एक्शन लिया। उसने एरिक की बाईं टांग पर वार किया, जिससे एरिक लड़खड़ा गया और डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला। यह पहला मूव है। अब दूसरा, रुक बोला। इससे तुम ओपोनेंट को डिसआर्म कर सकोगे। एरिक, वह वुडन वेपन उठाओ। एरिक ने ऐसा किया। जैसे ही वह स्टैंस में आया, रुक ने हाथ को ट्विस्ट किया और एरिक का वेपन फिर से हाथ से गिर गया। अब प्रैक्टिस शुरू करो। बाकी स्टूडेंट्स पेयर बनाकर प्रैक्टिस करने लगे। मास्टर रुक घूम घूम कर करेक्शंस दे रहा था। फॉर्म और टेक्निक पर ध्यान दो। स्ट्रगल हो तो पूछने से डरना मत। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एरिक ने भी एक पार्टनर चुना और प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन एम्बर की मदद से जो मूव जल्दी समझ गई थी, वह भी धीरे धीरे समझने लगा। सेशन के अंत में मास्टर रुक फिर एरिक के पास आया। यह सही नहीं है, उसने रूखे अंदाज में कहा। इधर आओ। कुछ लोग तभी सीखते हैं जब उन्हें हाथ पकड़कर सिखाओ। उसने आभारी। चलो एक सिंपल स्पार करते हैं। तुम मुझ पर मूव्स ट्राई करो, मैं तुम्हें फैसिलिटेट करूंगा। एरिक फिर मैट पर आया। दोनों आमने सामने खड़े हुए, मुट्ठियां भींची हुई। दोनों सावधानी से सर्कल करने लगे। अचानक मास्टर रुक ने एरिक के चेहरे पर पंच मारा। एरिक साइड में डॉज हुआ, ठीक वही मूव करते हुए जो रुक ने सिखाया था। रुक ने उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन एरिक ने तुरंत राउंड हाउस किक मारी, जिसने उसे चौंका दिया। भारी भरकम आदमी पीछे लड़खड़ाया। नॉट बैड, उसने कहा। लगता है अब समझने लगे हो, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट की जगह है। अगले 10 मिनट तक दोनों स्पार करते रहे। एरिक नए मूव्स ट्राई करता रहा और साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी उन्हें देखकर सीखने लगे। आखिरकार मास्टर रुक ने सेशन रोक दी। गुड जॉब। लेसन खत्म हुआ। एरिक थका हुआ था, लेकिन अंदर से प्राउड महसूस कर रहा था। वह और प्रैक्टिस करने के लिए बेचैन था। बाद में एरिक अपने रूम में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। पसीना बह रहा था, मसल्स दर्द कर रही थी। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन काम अभी बाकी था। उसने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर का इंटरफेस खोला और इंटरनेट के जरिए आचिम के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट किया। एरिक पहले ही आचिम के घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर चुका था। कैमरास, अलार्म्स सब उसके कंट्रोल में थे। वह घर के अंदर की बातचीत तक सुन सकता था। उसे पता था नथानियल की मौत की यही आदमी है और वही उसे मर्डर से जोड़ सकता है। उसे आचिम के बारे में सब कुछ जानना था, इसीलिए वह उस पर नजर रखे हुए था, या तो कोई वीकनेस ढूंढने के लिए या उसे रास्ते से हटाने का मौका पाने के लिए। कैमरास से कनेक्ट होते ही उसने आचिम को एक लड़की के साथ देखा, काफी अफेक्शनेट। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, छू रहे थे। साफ था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें देखकर 15 साल के एरिक के अंदर हलचल मच गई। वह कभी किसी औरत के साथ नहीं रहा था और उसके हार्मोन्स बेकाबू हो गए। यह सिचुएशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। आचिम का कमरा आराम और लग्जरी का एक शानदार सैंक्चुअरी था। उसके पिता न्यू अलेक्जेंड्रिया के अंदर कई एस्टैब्लिशमेंट्स के मालिक थे और अपने बेटे के लिए उन्होंने किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी। यह कमरा पूरी तरह से प्राइवेट वर्ल्ड जैसा था, ऐसा स्थान जो आचिम की हर चाहत को पूरा करता था। फर्नीचर बेहद उम्दा था। हर चीज उसके रिफाइंड टेस्ट और लग्जरी के लिए उसकी शार्प आई को दिखाती थी। कमरा काफी स्पेशियस था। ऊंची सीलिंग पर बनी इंट्रिकेट मोल्डिंग उसे एक रॉयल फील दे रही थी। दीवारों का गहरा, रिच रंग कमरे में वार्मथ और डेप्थ ला रहा था। बड़े फ्लोर टू सीलिंग विंडोज पर लगे भारी कर्टन्स दिन में नेचुरल लाइट को भरपूर अंदर आने देते थे और बाहर फैले उनके विशाल गार्डन का शानदार नजारा देते थे। कमरे के बीच में एक विशाल किंग साइज्ड बेड था, जिस पर सॉफ्ट मैट्रेस और सिल्की लिनन्स बिछी थीं। आराम और सुकून के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बेड के दोनों ओर एलिगेंट नाइट स्टैंड्स थीं, जिन पर क्रिस्टल लैंप्स रखे थे जो हल्की वार्म रोशनी फैलाकर एक कॉम एटमॉस्फेयर बना रहे थे। आकिम के इस बड़े कमरे के साथ एक प्राइवेट बाथरूम भी था, पूरी तरह इंडल्जेंस का प्रतीक। मार्बल टाइल्स, डीप सोकिंग टब, मल्टीपल जेट्स वाला वॉक इन शावर और बड़ा वैनिटी एरिया, सब कुछ लग्जरी से भरा हुआ था। प्रीमियम टॉयलेटरीज और फ्लफी टॉवल्स ने इसे एक पर्सनल स्पा जैसा बना दिया था। आचिम और उसकी गर्लफ्रेंड काउच पर बैठे थे, एक कोजी ब्लैंकेट में लिपटे हुए। वे मूवी देख रहे थे और अब क्रेडिट्स चल रहे थे। कमरे में शांति थी। आचिम की गर्लफ्रेंड ने पास झुककर उसके होंठों पर हल्का सा किस किया। आचिम का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसने उसे और पास खींच लिया। उस पल में उसके लिए बाकी सारी परेशानियां जैसे फेड हो गईं। थोड़ी देर बाद
दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ सुकून से बैठे रहे। आचिम ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसकी परफ्यूम की खुशबू महसूस की। पिछले कुछ समय से वह काफी स्ट्रेस था। मिलिट्री स्कूल का प्रेशर, अंडरवर्ल्ड से जुड़ी टेंशन्स और नथानियल की मौत। लेकिन उसके साथ होने से ये सब वरीज थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे पता था कि आचिम की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इस पल में सिर्फ वे दोनों थे, अपनी छोटी सी दुनिया में। एरिक ये सब स्क्रीन के जरिए देख रहा था और खुद को काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। आचिम की गर्लफ्रेंड बेहद खूबसूरत थी। लंबे, हल्के से घुंघराले ब्लॉन्ड बाल, चमकती नीली आंखें और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। उसकी प्रेजेंस ही काफी स्ट्राइकिंग थी। कमरे में सिर्फ हल्की सांसों की आवाज और ब्लैंकेट की हलचल थी। आचिम इस पल में काफी रिलैक्स्ड लग रहा था, जैसे सच में जिंदा महसूस कर रहा हो। इस बीच एरिक अब भी अचिम के घर के सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्टेड था और सब कुछ देख रहा था। सच कहें तो कैमरास होने के बावजूद ऐसा सब होना उसे हैरान कर रहा था। शायद कुछ लोग बीइंग वॉच्ड की परवाह ही नहीं करते, या शायद वही थॉट उन्हें और केयरलेस बना देती है। वह स्क्रीन से नजर हटाए बिना बैठा रहा, उम्मीद करते हुए कि सीन खत्म होने के बाद उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उसके प्लान में काम आ सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह खुद थोड़ा अनसेटल्ड महसूस कर रहा था। डैम, एरिक ने मन ही मन सोचा और अपनी उम्र की ऑकवर्ड एम्बैरेसमेंट के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों काउच पर बैठे नजर आए। ये देखकर एरिक का ध्यान अनजाने में एम्बर पर चला गया, जो उसे खुद भी अजीब लगा। क्या ये इसलिए था क्योंकि उसने कन्फेस किया था? क्या इससे एरिक का नजरिया बदल गया था? डिड यू लाइक इट? आकिब ने पूछा। यस, इट वॉज अमेजिंग, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसका टोन थोड़ा सीरियस हो गया। लेकिन ऑनेस्टली मैं थोड़ी वरीड हूं। पिछले एक हफ्ते से तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। आचिम काउच पर लेट गया और उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आकर बैठ गई। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आचिम का दिमाग कहीं और था। नेथानियल की मौत और माम्बास पर उसके असर के बारे में। एवरीथिंग ओके? उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। आचिम ने गहरी सांस ली। या, बस नेथानियल की मौत दिमाग से निकल नहीं रही। इससे बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। कैसे? उसने पूछा। वह माम्बास के लीडर का बेटा था। उसकी मौत ने उसके पिता को तोड़ दिया है। अंदर ही अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है और इंसिडेंट को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। आई एम सॉरी बेब, उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। आचिम ने आंखें बंद कर ली। उसे नथेनियल के साथ हुई आखिरी बातचीत याद आ गई। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि नथेनियल किसे मारना चाहता था, बस इतना कि उसका किसी से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आचिम जानता था कि अगर जिसने नथेनियल को मारा वह उसे मार सकता है, तो आचिम भी सेफ नहीं है। इसी वजह से वह अब ज्यादातर बाहर निकलना अवॉइड कर रहा था। नथेनियल के लिए उसकी नापसंदगी और बढ़ गई थी। वह एरोगेंट था, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, आचिम ये सब किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था माम्बस की सजा। नो यूर राइट, उसने धीरे से कहा। नथेनियल मेरा फ्रेंड था। ये एक झूठ था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को सच नहीं पता था। उसने उसके माथे पर किस किया। आई एम हियर फॉर यू, उसने कहा। आचिम ने हल्की सी मुस्कान दी। थैंक्स। कुछ देर दोनों चुप रहे। आचिम का दिमाग फ्यूचर में उलझा हुआ था। माम्बास का आने वाला पावर स्ट्रगल और ये यकीन कि उसे और उसके पिता को ऊपर ही रहना होगा। एरिक ध्यान से सब सुन रहा था, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करते हुए। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि आचिम और नथानियल दोस्त थे। वह माम्बास के बारे में खुलकर बोल रहा था। यह एक लकी ब्रेक था। सिस्टम, कैन यू रिकॉर्ड एवरीथिंग? एरिक ने मन में पूछा। यस, डू यू वांट मी टू रिकॉर्ड नाउ? यस, रिकॉर्ड इट एंड सेव इट ऑन माई फोन। अब एरिक को यकीन था कि अगर हालात बिगड़े तो यह फुटेज उसके काम आ सकती है। आचिम अब भी सोचों में डूबा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक कहा, तुम्हें ब्रेक चाहिए, चलो आज बाहर चलते हैं। कहाँ? उसने पूछा। रेड लोटस लाउंज, उसने कहा। वही जो नथानियल के पिता का है, याद है? हम हर हफ्ते जाते थे। आचिम की आंखें फैल गईं। वह जगह, वह लोग, आई डोंट नो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसे डर था, अगर किसी ने शक कर लिया तो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराकर कहा, कम ऑन, बस एक रात, मे बी इटल हेल्प यू क्लियर योर हेड। आचिम कुछ पल चुप रहा और उसके चेहरे से साफ था कि वह इस फैसले के बारे में गहराई से सोच रहा था। लड़की खुश लग रही थी।
वह बोलते हुए हल्के से होंठ काटने लगी। तो हम जा रहे हैं, राइट? उसने पूछा। आचिम ने उसे मिक्स्ड इमोशंस के साथ देखा। इस वीकेंड नहीं? लड़की का चेहरा तुरंत अनॉयड हो गया। ओह, कम ऑन, हम लगभग 1 महीने से वहां जाना बंद कर चुके हैं। अभी नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट वीक? लड़की ने पूछा। वहां और पास चुकाई, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। हम जाएंगे ना, राइट? आचिम ने लंबी सांस ली। उसे पता था कि वो उसे मना नहीं कर सकता। तुम वहां जाना इतना क्यों चाहती हो? उसने पूछा। लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। वाई नॉट? सब लोग जा रहे हैं। वहां अल्कोहल है, ग्रेट म्यूजिक है और ढेर सारे लोग। आचिम ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में हल्की डिसअप्रूवल थी। अगर अल्कोहल चाहिए तो कैबिनेट में है। लड़की ने होंठ फुलाए, फिर तुरंत नॉर्मल हो गई। हाँ, लेकिन वहां जैसी फ्रीडम यहां नहीं है। और मुझे डांस करना है, बस एंजॉय करना है। उसने एक्साइटेड स्माइल के साथ कहा। एरिक उनकी एक्सप्रेशंस ध्यान से देख रहा था। आचिम सस्पिशियस और गार्डेड लग रहा था, जबकि लड़की प्लेफुल और मिस्चीवस थी। जो हो रहा था वह एरिक के लिए परफेक्ट था। लड़की आचिम को बाहर जाने के लिए पुश कर रही थी और वही सही मौका होगा। आचिम के चेहरे से साफ था कि वह किसी से डर रहा था, और वह कोई और नहीं, एरिक ही हो सकता था। दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, एरिक ने सोचा। आचिम ने कुछ पल और सोचा, फिर आखिरकार सहमति में सिर हिला दिया। शायद वह सही थी। एक नाइट आउट उसे डी स्ट्रेस करने में मदद कर सकता था। ओके, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेट्स डू इट। अब पलटना मत, लड़की ने कहा। सैटरडे को कब जाएंगे? ओके, लेकिन इस नहीं, नेक्स्ट वीकेंड, अचिम ने जवाब दिया। मुझे बाहर जाने से पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ओके? श्योर हनी, वह मुस्कुरा दी। लिसन, अचिम अचानक सीधा बैठ गया। मुझे डैड से इस सिचुएशन पर बात करनी है। यह समझना जरूरी है कि हम कहां स्टैंड करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या यह सही आइडिया है? इतने सब कुछ चल रहा है। अचिम ने कंधे उचका दिए। मेरे पास चॉइस नहीं है, नेक्स्ट मूव तय करनी होगी। और वैसे भी मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट डराता नहीं। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। माम्बस में कॉन्फ्लिक्ट लाइफ का हिस्सा था। अगर अचिम का परिवार ऊपर रहना चाहता था तो उन्हें फाइट के लिए तैयार रहना होगा। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। आचिम ने सिर हिलाया, चुपकर उसे किस किया। थैंक्स कहकर वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। मीटिंग रूम की ओर चलते हुए उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे पता था कि आने वाले हफ्ते मुश्किल होंगे, लेकिन वह टॉप पर आने के लिए डिटरमिन था। दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, एरिक ने सोचा। उसने मन में हिसाब लगाया। अगर वे नथानियल के पिता के क्लब में नेक्स्ट सैटरडे जा रहे थे तो वह तारीख 29 होगी। ये बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की नई, ज्यादा एफिशिएंट न्यूरल लिंक्स रिसर्च के रिजल्ट्स आने से 5 दिन पहले था। अगर उसने सब कुछ सही किया तो वह अगले हफ्ते इस सिचुएशन को खत्म कर सकता था। उधर आचिम अपने पिता के पास जा रहा था। ग्रैंड विला के एंडलेस कॉरिडोर्स में उसके कदमों की आवाज मार्बल फ्लोर्स पर गूंज रही थी। दीवारों पर प्राइसलेस आर्ट लगी थी। हर पेंटिंग और स्कल्पचर एलिगेंस और पावर दिखा रही थी। ऊपर झूमर की रोशनी पूरे हॉलवे में सॉफ्ट ग्लो फैला रही थी। चलते हुए वह कई भव्य कमरों के पास से गुजरा। एक विशाल बॉलरूम, पॉलिश्ड डांस फ्लोर और क्रिस्टल चैंडलियर्स के साथ। एक लाइब्रेरी जो रेयर और एंटीक किताबों से भरी थी। आगे एक गैलरी थी जहां उसके पिता की एंटीक वेपन्स कलेक्शन रखी थी, सॉर्ड्स, स्पीयर्स और गन्स। एक खास ऑर्नेट सॉर्ड को देखकर वह रुकना चाहता था, लेकिन मूड और अर्जेंसी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वह मार्कस के ऑफिस पहुंचा। भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर ड्रैगन्स और मिथिकल क्रीचर्स की कार्विंग थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर प्लश आर्म चेयर्स और बड़ा ओक डेस्क था। दीवारों पर लेदर बाउंड किताबों से भरी शेल्व्स थी। उसके पिता मार्कस वर्नर डेस्क के पीछे बैठे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। उनके चेहरे पर स्ट्रेस साफ दिख रहा था। आकिम, सब ठीक है? तुम यूं ऑफिस नहीं आते, मार्कस ने कहा। हाँ डैड, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। आचिम सामने बैठ गया। वह इस ग्रैंड विला के लिए ग्रेटफुल था, लक्जरी और सेफ्टी का सिंबल। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ती थी। एरिक सब कुछ ध्यान से देख और रिकॉर्ड कर रहा था। क्या बात है सन? मार्कस ने ग्लासेस उतारते हुए पूछा। माम्बस के बारे में, अचिम ने शुरू किया। उसके पिता तुरंत समझ गए। आपने कुछ दिन पहले जो बताया था, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। नथानियल की मौत ने ग्रुप में बहुत प्रॉब्लम्स पैदा कर दी हैं। पावर स्ट्रगल मुझे रेस्टलेस कर रहा है और मुझे लगता है कि हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस साइड पर हैं। मार्कस ने आईब्रो उठाई।
तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? यह मेरा काम है। सिचुएशन वरिंग है, लेकिन तुम्हें काम रहना चाहिए। इस समय माम्बास की हालत केओटिक थी। नथानियल की मौत के बाद इंटरनल स्ट्रगल्स शुरू हो गए थे। कुछ लोग चाहते कि उसके पिता लीडर बने रहें और कुछ लीडरशिप चेंज चाहते थे। मैथ्यू सालों से माम्बास का फियर्ड लीडर था। उसकी रूथलेस लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन ने अंडरवर्ल्ड में मजबूत पकड़ बना ली थी। अब फैक्शंस कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। नथानियल की मौत ने हालात और बिगाड़ दिए थे। मार्कस ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैक्सीन और उसका ग्रुप हाल में काफी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। नथानियल की मौत को अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है और वह ऑलरेडी टेक ओवर की प्लानिंग कर रही है। यही तो मैं बात करना चाहता, जिम ने कहा। नथानियल के पिता हमारे साथ हमेशा अच्छे रहे हैं और हम लॉयल भी रहे हैं, लेकिन अब श्योर नहीं हूं कि उनके साथ रहना सही मूव है। वह मरिया और रिकार्डो का डिस्प्यूट भी सॉल्व नहीं कर पाए। मंबास के अंदर पावर स्ट्रगल अक्सर फाइट्स में बदल जाती थी। सीक्रेट मीटिंग्स, बैकरूम ब्रॉल्स, यहां तक कि स्ट्रीट फाइट्स भी। एक इंसिडेंट रिकार्डो के लॉयल ग्रुप और मरिया के फैक्शन के बीच स्मगलिंग ऑपरेशन को लेकर क्लैश हुआ। हाथापाई, हथियार, धमकियां, सब हुआ। हालात शांत तो हो गए, लेकिन अंदर की नफरत और बढ़ गई। यह सब एरिक के लिए शॉकिंग था। पूरी कॉन्वर्सेशन एक रेवलेशन थी और अचिम की लॉयल्टी पर कंफ्यूजन एक बोनस। मार्कस ने कुर्सी से टिकते हुए कहा, टफ कॉल है। लॉयल्टी जरूरी है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट्स भी देखने होंगे। एग्जैक्टली, और हमें जल्दी डिसाइड करना होगा। मार्कस ने सिर हिलाया। अग्रीड। ऑप्शंस केयरफुली वे करेंगे। साइडलाइंस पर नहीं रह सकते, लेकिन यह सब मैं हैंडल करूंगा। डोंट वरी। अचिम ने हामी भरी, लेकिन बेचैनी अब भी थी। डैड, एक और बात है। क्या? मार्कस ने पूछा। नथानियल की मौत के बारे में शायद मुझे कुछ पता है जो औरों को नहीं। मार्कस का चेहरा सीरियस हो गया। अगर यह बात बाहर गई तो उनका परिवार ट्रबल में पड़ सकता था। वह खड़ा हुआ और आकिम के कंधे पर हाथ रखा। जो भी जानते हो सब बताओ। एरिक अब पूरी तरह फोकस था। एक लैब के अंदर फिशर को अपने ही एक आदमी का कॉल मिला। सिलियन, क्या तुम मेरे लिए कुछ मिनट वेट कर सकते हो? मुझे एक कॉल करनी है, फिशर ने कहा। हाँ, लेकिन जल्दी करना। नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, डॉक्टर ने जवाब दिया। हाँ, मेजर ने कहा। इसके बाद फिशर लैब से बाहर निकल गया और प्रोफेसर को उसके काम में लगा छोड़ दिया। उन दोनों ने उन वेव्स को डिक्रिप्ट कर लिया था, जिनके जरिए पैरासाइट अपने मिनियन से कम्युनिकेट करता था। इसलिए अब वे उसे ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेजर जल्दी से पास वाले एक कमरे में चला गया, जहां भारी मशीनरी का शोर नहीं था और वह आराम से बात कर सके। फिशर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन रिंग होने लगा। हेलो, दिस इज मेजर फिशर। मुझे जनरल बेकर से बात करनी है, उसने दूसरी तरफ मौजूद आदमी से कहा। फिर वह उस बड़े आदमी के जवाब देने का इंतजार करने लगा। जनरल को जवाब देने में पूरे 3 मिनट लग गए। हियर इज जनरल बेकर। आई एम मेजर फिशर, मिलिट्री अंदाज में पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसने कहा। आपने जो टास्क मुझे दिया था उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, सर। टेल मी मेजर। अगले 10 मिनट तक फिशर जनरल बेकर को रिपोर्ट देता रहा। उसने बताया कि डिवाइस कैसे कंप्लीट होगी और वे वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू करने के कितने करीब है। इस बार सब कुछ सरप्राइजिंगली ठीक चल रहा था और इससे बेकर का मूड भी अच्छा हो गया। एंड दैट्स ऑल, सर। तुमने वाकई अपनी वर्थ प्रूव कर दी है, मेजर। नेक्स्ट वीक फिर कॉल करना और प्रोडक्शन की अपडेट्स देते रहना। और जब तुम्हारे लोग सर्च शुरू करें तो मुझे इमीडिएटली बताना। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जनरल ने बात खत्म की। यस सर। कम्युनिकेशन बंद हुई और फिशर ने फोन वापस पॉकेट में रख लिया। वह लैब की ओर चल पड़ा और कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजे के पास लगे कीपैड पर पासकोड डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे इनह्यूमन चीखें सुनाई दी। ये चीखें रेंजर लैक्वास्की की थी, वही सोल्जर जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वह चिल्ला रहा था, गुर्रा रहा था और सब कुछ तोड़ डालने की कोशिश कर रहा था। अच्छी बात यह थी कि वह बंधा हुआ था, लेकिन जो ताकत वह लगा रहा था वह डरावनी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि ऊपर बैठे लोग उस बेचारे सोल्जर को मार देने के बारे में सोचने लगे थे। अगर सिलियन और फिशर ने इंटरवीन न किया होता तो वह अब तक मर चुका होता। वे उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे।
अगर डिवाइस सही से काम कर जाती तो वे पैरासाइट्स को ढूंढ सकते थे, और इसका मतलब इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंचना भी, जिससे हेनिएट तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता था। फिर भी सिलियन समझ नहीं पा रहा था कि लैक्वास्की डिवाइस पर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, खासकर तब जब उसके शरीर में अब पैरासाइट्स थे ही नहीं, वह बस म्यूटेट हो चुका था। हर बार जब सिलियन डिवाइस ऑन करता, लैक्वास्की अजीब आवाजें निकालने लगता। शुरुआत में उसकी आवाज एक गहरी भारी गुर्राहट होती, एक रॉ पावर से भरी हुई। वह आवाज उसके विशाल सीने के अंदर से आती हुई लगती, इतनी प्राइमल और इंस्टिंक्चुअल कि सिलियन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। फिर वह गुर्राहट शार्प स्नॉर्ल्स और स्नोर्ट्स में बदल जाती, जैसे कोई जंगली जानवर शिकार पर निकला हो। उसके दांत डरावनी आवाज के साथ आपस में टकराते, जबड़े हिंसक तरीके से खुलते बंद होते। आवाजें पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल और chaotic थी, जो लैक्वास्की की अनटेम्ड नेचर दिखा रही थी। इसके बाद उसकी स्नॉर्ल्स बदलकर पियर्सिंग श्रीक्स और स्क्रीचेस बन जाती, इतनी तेज और कान फाड़ देने वाली कि पूरा कमरा गूंज उठता। शिलियन को डिस्कम्फर्ट में अपने कान ढकने पड़ते। ये एक साथ क्रीपी भी था और अजीब भी। शिलियन का मानना था कि पैरासाइट्स ने अपने होस्ट्स के डीएनए को बदल दिया था। बेसिकली थाइड ने होस्ट के शरीर के अंदर और भी म्यूटेशंस को आगे बढ़ा दिया था। लैक्वास्की पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, इसलिए म्यूटेशन के इफेक्ट्स उस पर बाकी थाइड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मुझे समझ नहीं आता, सिलियन ने कहा। हर बार जब मैं डिवाइस ऑन करता हूं, यह ऐसा रिएक्ट क्यों करता है? यह अकेला है। यहां हमारे पास पैरासिटाइज्ड बीस्ट्स भरे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ यही ऐसा करता है। मुझे भी नहीं पता, फिशर ने थोड़ी देर रुककर कहा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए कि तुम इस डिवाइस में कुछ मैना इनपुट करो। उसके बाद असली एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। ऑलराइट। उधर सिमोन मैथ्यू के स्टडी रूम में दाखिल हुआ। एडवांस्ड साउंड अब्सॉर्बिंग कारपेट की वजह से उसके कदमों की आवाज बिल्कुल दब गई थी। दीवारों पर लगे स्मार्ट एलईडी पैनल्स हल्की एम्बियंट रोशनी फैला रहे थे, जिससे पूरा कमरा फ्यूचरिस्टिक और ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली लग रहा था। मैथ्यू अपने विशाल ओक डेस्क के पीछे बैठा था। डेस्क पर होलोग्राफिक डिस्प्लेज और इंटीग्रेटेड टच कंट्रोल्स थे, जिनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ डेस्क के किनारों को जोर से पकड़े हुए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में फ्रेंजी साफ दिख रही थी। ऑगमेंटेड रियलिटी लेंसेज उस इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे थे। कमरे का डेकोर स्लीक और मिनिमलिस्ट था, एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स और पॉलिश्ड मेटल फिनिशेस का मिक्स। दीवारों पर इंटरैक्टिव स्मार्ट स्क्रीन्स लगी थीं, जिन पर उसके वर्चुअल अवार्ड्स और एक्कलेड्स घूमते रहते थे, हर पल उसका स्टेटस और अचीवमेंट्स दिखाते हुए। लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक सेटिंग के बावजूद मैथ्यू के रेज के निशान साफ थे। पेपर्स डेस्क पर बिखरे पड़े थे, कुछ तो डिजिटल प्रोजेक्शंस की वजह से हवा में तैरते दिख रहे थे। उसके गुस्से भरे जेस्चर्स ने कई वर्चुअल इंटरफेसेस एक्टिवेट कर दिए थे। दरअसल कुछ लोग उसके रिसेंट बिहेवियर से खुश नहीं थे, और नथानियल की मौत को लेकर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। यही बात मैथ्यू को और भड़का रही थी। अभी अभी उसकी टॉप लिeutenants के साथ मीटिंग खत्म हुई थी, तभी सिमोन, उसका सबसे ट्रस्टेड एनफोर्सर, अंदर आया। मैथ्यू ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे की सीरियसनेस नोट की। रिपोर्ट क्या है? उसने पूछा। आवाज में टेंशन थी और अंदर ही अंदर वह आने वाली जानकारी से नर्वस भी था। सिमोन ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नथानियल को थॉर्टन हाई स्कूल में भी ट्रबल था, सिर्फ रेड पैलेस में ही नहीं, उसने गंभीर आवाज में कहा। एक तरह की राइवलरी शुरू हुई थी और पहले फाइट्स भी हो चुकी थी। मैथ्यू का खून खौल उठा। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। नथानियल ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। शायद उसे एम्बैरेसमेंट महसूस हुई हो सर। एम्बैरेस्ड? वह ऐसा नहीं था, मैथ्यू बोला। हो सकता है उसने सब सॉल्व कर लिया हो और इसी वजह से कुछ नहीं कहा। हो सकता है, सिमोन ने कहा। आखिरी ऑल्टरकेशन को कई महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे यह फीलिंग छोड़ नहीं रही कि सब कुछ कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड? किस तरह? मैथ्यू की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक हो गई। सिमोन थोड़ा हिचकिचाया। वह कुछ स्टूडेंट्स के साथ फाइट में पड़ा, उसने कहा। रेड पैलेस ने उसे बाहर निकाल दिया था। मेरी ओपिनियन में यह सब एक प्लॉय था और उसे किसी किड ने मार दिया। मैथ्यू गुस्से से उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। दिस इज प्रिपॉस्टरस, वह दहाड़ा। फिर उसने खुद को संभालते हुए एक सांस ली। क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? सिमोन डर के मारे एक कदम पीछे हटा।
नहीं सर, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं 2+2 जोड़ सकता हूँ। स्टूडेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस थीं और शायद रेड पैलेस में रहते हुए भी वे चलती रहीं, क्योंकि वही स्टूडेंट्स वहां उसके साथ गए थे। मैथ्यू ने डिसबिलीफ में सिर हिलाया। यही वो चीज थी जिससे बचने की उसने अपने बेटे को बार बार वार्निंग दी थी। ठीक है, उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा करता हूं। अब मुझे इन लोगों की लिस्ट चाहिए और तुम टीम्स असेंबल करो उन्हें खत्म करने के लिए। आर यू श्योर सर? वे तो बस किड्स हैं और कुछ के पावरफुल कनेक्शंस भी हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्यू ने कहा। मुझे सिर्फ उनकी मौत चाहिए। सबको मार देने से कल्प्रिट को उसका डिजर्व्ड पनिशमेंट मिलेगा। वैसे ये किड्स है कौन? हियर सर, सिमोन ने नामों की लिस्ट आगे बढ़ाई। मैथ्यू ने लिस्ट देखते हुए आंखें सिकोड़ ली। नेथानियल की मौत के बाद से जो गुस्सा उसके अंदर सुलग रहा था, वह अब फटने को था। उसने सिमोन की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वे अभी कहाँ हैं? उसने पूछा। सिमोन ने पल भर रुककर जवाब दिया, रेड पैलेस में ही होंगे सर। मैथ्यू ने चुजलकर दाढ़ दाढ़ी लिए। नेथानियल हमेशा इंपल्सिव रहा था और उसकी मौत उसी की एक और कीमत थी। उसने फिर से लिस्ट पर नजर डाली। वर्ड फैला दो, उसने आखिरकार कहा। मुझे इन किड्स के सिर जल्द से जल्द चाहिए। सिमोन ने तुरंत सिर हिलाया। अंडरस्टूड सर। मैथ्यू कुर्सी से टिक गया। उसकी नजरें नामों की लिस्ट पर जमी थी। उसे पता था कि इन किड्स को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन वह इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड था। माम्बास सिर्फ एक गैंग नहीं थे, वे एक ऑर्गेनाइजेशन थे और किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट या थ्रेट को टॉलरेट नहीं करते थे। यह तो प्रॉब्लम है, एरिक ने सोचा। आचिम और उसके पिता की बातचीत अभी अभी खत्म हुई थी और जो कुछ भी एरिक ने जाना था वह काफी ज्यादा था। शुरुआत के लिए वह, नेथानियल और दो और लड़के कुछ समय पहले एक क्लब गए थे जहां मैथ्यू के बेटे ने उससे डिवाइसेस हैक करने से जुड़ा एक सवाल पूछा था। अपेरेंटली नेथानियल ये जानना चाहता था कि ऐसे स्किल्स वाले इंसान को ढूंढना कितना आसान है, लेकिन उसने कभी साफ नहीं बताया कि क्यों। इसका मतलब यह था कि एरिक को उसकी एक्सपल्शन का जिम्मेदार मानने के अलावा नेथानियल को यह भी शक था कि एरिक ही उसकी और नताशा की प्राइवेट फोटोज लीक करने के पीछे था। He was less stupid than I assumed. एरिक ने मन ही मन सोचा। इसके बाद नथानियल ने कुछ और भी अजीब सवाल पूछे, जैसे कि अगर कोई उनके ऊपर थाइड्स अनलीश कर दे तो वे क्या करेंगे। उन्होंने जल्दी जल्दी जवाब दिए और नथानियल उन जवाबों से सहमत भी दिखा। आचिम को ये इंप्रेशन मिला कि मैथ्यू का बेटा कुछ समय पहले रेड पैलेस के स्टूडेंट्स पर हुए अटैक में इन्वॉल्व था और शायद इसी वजह से वह खुद टारगेट बन गया। फिर भी कुछ भी श्योर नहीं था, क्योंकि मैथ्यू का बेटा कभी साफ साफ कुछ नहीं कहता था और सवालों से बचता रहता था। रेड पैलेस ने उस इंसिडेंट को लेकर सब कुछ अंडर रैप्स रखा था। कभी यह नहीं बताया कि किस पर हमला हुआ था या किसने हमला किया था। दैट वॉज रीजनेबल, खासकर जब बेकर मुझ पर नजर रखे हुए है। अगर यह बात बाहर निकल जाती कि वह देश के इकलौते अवेकनर की भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती। आचिम ने आगे अपने पिता को बताया कि नथानियल ने उसे कॉल किया था और कहा था कि वह कुछ लोगों को ढूंढे, किसी ऐसे गाय को मारने के लिए जिससे नथानियल बहुत गुस्से में था। लेकिन उसने कभी उस इंसान का नाम नहीं बताया। यह कम से कम एरिक के लिए गुड न्यूज थी। मगर अब जब आचिम के पिता को भी इस बारे में पता चल गया था, एरिक को लगा कि अब उसके पीछे गार्ड्स लगाए जाएंगे। एरिक साफ देख सकता था कि आचिम कितना डर चुका था। सब कुछ बताते समय उसका शरीर तना हुआ था, आंखें डर से फैली हुई थीं। इंटरनेट से मिले डेटा में जो कॉन्फिडेंट और जोवियल आचिम दिखता था, उसकी जगह अब एक साफ अनीज ने ले ली थी। बोलते वक्त उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। दूसरी तरफ उसके पिता के चेहरे पर गहरी सीरियसनेस थी। भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जबड़ा सख्त, पूरी बॉडी लैंग्वेज से हालात की ग्रेविटी झलक रही थी। एरिक ने उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी। बातचीत आगे बढ़ी और आचिम ने बताया कि मैथ्यू का बेटा अक्सर इस मिस्टीरियस गाय के बारे में बात करता था। हमेशा उसके एक्शंस और वर्ड्स का जिक्र करता, लेकिन उसकी आइडेंटिटी छुपाए रखता। आचिम सोच रहा था कि वह इतनी जरूरी जानकारी क्यों छुपा रहा था। उसे नथानियल अच्छे से पता था। वह स्पाइटफुल था, एरोगेंट था और उसके अंदर एक अजीब सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। फिर भी यह सब स्ट्रेंज था। अगर नथानियल खुद को इतना सुपीरियर समझता था, खासकर उस गाय के मुकाबले जिसे वह कई बार वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन कह चुका था, तो फिर वह उसी गाय के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों था?
कई क्रिटिकल पॉइंट्स अब भी क्लियर नहीं थे। इतना तय था कि नथानियल की बातों से यह साफ था कि वह गाय रेड पैलेस में पढ़ता था। इसका मतलब था कि अगर सही लोगों से पूछा जाए तो उसकी पहचान सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एरिक को रेड पैलेस से उतना डर नहीं था जितना स्टूडेंट्स से। थ्रेट्स के सामने वे जरूर बोल देते। एरिक के हिसाब से आचिम की इन्वॉल्वमेंट और उसके पिता का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वे माम्बस के रिबेलियस साइड की ओर झुक सकते हैं। मार्कस ने अपने बेटे से कहा कि वह इस मैटर पर सोचेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। इतना जानना एरिक के लिए काफी था। उसके पास एक्ट करने के लिए बस एक दिन था। फिलहाल उसकी आइडेंटिटी सेफ थी, यानी सिचुएशन अभी कंट्रोल में थी। रात काफी हो चुकी थी। फिर भी एरिक के अंदर ट्रेनिंग करने और नए न्यूरल लिंक्स बनाने की एनर्जी बची हुई थी। वह अपने बेडरूम के फर्श पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया, आंखें बंद, सांसों पर पूरा फोकस। वह पहले भी न्यूरल लिंक्स बना चुका था और प्रोसेस से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन उसे यह भी पता था कि जैसे जैसे लिंक्स बढ़ते जाते हैं, नए लिंक्स बनाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। एरिक ने अपना ध्यान सीधे अपने ब्रेन और उसके अंदर मौजूद क्रिस्टल पर लगाया। उसने उस पावर को महसूस किया जो हार्नेस होने का इंतजार कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और मैना को क्रिस्टल और अपने ब्रेन के बीच चैनल करना शुरू किया। ट्रेनिंग कुछ आवर्स तक चली। शुरुआत में सब आसान था, वह यह पहले भी कर चुका था। लेकिन जैसे जैसे माना फ्लो बढ़ता गया, स्ट्रेन महसूस होने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने दांत भींचकर कंसंट्रेशन बनाए रखी। वह न्यूरल लिंक के बनते हुए एहसास को महसूस कर सकता था। क्रिस्टल माना का कंड्यूइट और स्टोरेज बन चुका था, लेकिन उसे पता था अगर एक और लिंक बनाना है तो और एफर्ट चाहिए। वह मेडिटेशन में बना रहा, जबरदस्ती और ज्यादा माना क्रिस्टल से होते हुए अपने ब्रेन में भेजता रहा। अब स्ट्रेन काफी ज्यादा था। कंसंट्रेशन टूटने को थी, फिर भी वह टिका रहा क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह काफी क्लोज है। मंथ्स की प्रैक्टिस के बावजूद यह प्रोसेस अब भी एग्जॉस्टिंग था। कंसंट्रेशन के बीच उसे माना का एक तेज सर्ज महसूस हुआ। उसने इमेजिन किया कि उसके ब्रेन और क्रिस्टल के बीच एक शिमरिंग गोल्डन ब्रिज बन रही है। उसने गहरी सांस ली और विजुअलाइज किया ब्रेन, क्रिस्टल और उनके बीच पतली पतली थ्रेड्स जो धीरे धीरे दोनों को जोड़ रही थी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे रस्सी से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहा हो। थॉट्स बिखरी हुई थी, लेकिन सांसों और फोकस के साथ ब्रिज शेप लेने लगी। वह एनर्जी को पल्स करते हुए महसूस कर सकता था, माना कि हर स्ट्रैंड मिलकर उसके माइंड और क्रिस्टल के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही थी। फिर अचानक उसने महसूस किया एक स्पार्क, कनेक्शन की एक हल्की सी चमक। उसने उसे पकड़ लिया, कनेक्शन को अपनी तरफ खींचा। सेंसेशंस का फ्लड आया। इमोशंस और थॉट्स ऐसे उमड़े जैसे टाइडल वेव। ये अजीब था, जैसे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई हो। न्यूरल लिंक उसकी थॉट्स पर रिएक्ट कर रहा था, माना की लहरें उसकी सरफेस पर फैल रही थीं। ब्रिज और मजबूत होता गया। क्रिस्टल का माना उसके ब्रेन में बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी के एक एंडलेस वेल से जुड़ गया हो। हर पल उसकी एबिलिटीज एक्सपैंड और स्ट्रेंथन हो रही थी। कुछ समय के लिए एरिक खुद को भूल गया। आसपास की दुनिया फेड हो गई। वह अपने माइंड की गहराइयों में उतर गया, एक ऐसी जगह जहां उसकी एबिलिटीज पर पूरा कंट्रोल था। यह फीलिंग एक साथ एक्सिलरेटिंग भी थी और टेरिफाइंग भी। आखिरकार उसने आंखें खोली। सेटिस्फैक्शन की एक वेव उसके अंदर दौड़ गई। कनेक्शन बन चुका था। अब वह अपनी पावर को बेहतर कंट्रोल कर सकता था। ज्यादा वक्त नहीं लगा यह समझने में कि कौन सा न्यूरल लिंक बना था। पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट। रेड पैलेस के अंदर होने की वजह से वह इसे अभी टेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जल्द ही करेगा। इस नए लिंक के साथ उसे लगा कि वह सच में पावरफुल बनने और अपनी फ्रीडम हासिल करने के एक कदम और करीब आ गया है। लेकिन अब उसके माइंड पर सिर्फ एक ही चीज भारी थी, एम्बर। उनके किस को बस कुछ ही दिन हुए थे और उसे अब भी एम्बर को बताना था कि उसने क्या डिसाइड किया है। जब एरिक ने एम्बर को पहली बार देखा था तो वह उसकी ब्यूटी, चार्म, एलिगेंस और इंटेलिजेंस से मेस्मराइज्ड हो गया था। लेकिन तब वह इतना शाय था कि कुछ कह नहीं पाया। वक्त के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ा और तभी उसकी जिंदगी में एमिली आई और उसका ध्यान धीरे धीरे एम्बर से हटकर एमिली की तरफ चला गया। उसे पता था कि यह इंसेंसिटिव था और एम्बर के साथ अनफेयर भी, खासकर यह सोचकर कि उसने पहले उसके लिए कितना कुछ किया था। फिर भी वह कन्फ्लिक्टेड था। वह एमिली को परस्यू करना चाहता था, लेकिन एम्बर के साथ एक डीप कनेक्शन भी महसूस करता था, जो किसी भी तरह से उसकी फ्रेंड से कम नहीं थी।
आखिरकार उसने डिसाइड किया कि सबसे सही तरीका है खुद सामने जाकर बात करना। अगर स्पार्क जला तो अच्छा, अगर नहीं तो वह एम्बर से ऑनेस्टली माफी मांगेगा और बताएगा कि वह उसके फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, उम्मीद करते हुए कि उनकी फ्रेंडशिप टूटे नहीं। एरिक ने जल्दी से अपना फोन निकाला और मैसेज भेजा। ई कैन वी टॉक? श्योर, व्हाट्स द मैटर? नॉट बाय टेक्स्ट, आई नीड टू मीट यू नाउ, कम टू माई रूम। बेनेडिक्ट अभी कैफेटेरिया में है और हम बिना इंटरप्शन बात कर सकते हैं। ऑलराइट, सी यू सून। एरिक अपने कमरे में आगे पीछे टहल रहा था। उसका दिमाग एम्बर और एमिली के ख्यालों से भरा हुआ था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एम्बर ने उससे अपने फीलिंग्स कन्फेस किए थे, लेकिन उसी समय वह इस सच्चाई को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था कि उसे एमिली पर क्रश था। उसके लिए तो यह लव एट फर्स्ट साइट जैसा था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। फिर भी एमिली के ख्यालों से भरे होने के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि एम्बर खूबसूरत, स्मार्ट और काइंड थी, और उसके साथ टाइम बिताना उसे सच में अच्छा लगता था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने साथ में बहुत हंसी मजाक किया था, गहरी बातें की थी, और एरिक जानता था कि एम्बर का अफेक्शन सच्चा था, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी किसी ने उसके लिए महसूस नहीं किया था। ये बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन फिर एमिली थी, उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें, फायरी स्पिरिट और शार्प विट। उसके साथ होने पर एरिक कुछ ऐसा महसूस करता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह उसकी तरफ खिंचता चला जाता था, बिना यह समझ पाए कि क्यों। एम्बर के आने का इंतजार करते हुए एरिक सोचता रहा कि उसे उससे क्या कहना चाहिए। वह डिसीजन लेने की कोशिश करता रहा। उसे पता था कि चाहे वह जो भी फैसला ले, अब वह एम्बर को और लीड ऑन नहीं कर सकता। फिर भी वह उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मिनट्स बीतते गए और उसका मन कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस में उलझा रहा। वह जानता था कि दो नावों में पैर रखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वह खुद को किसी एक डिसीजन तक नहीं ला पा रहा था। आखिरकार दरवाजे पर नॉक हुआ। एरिक ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। एम्बर सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही हल्की सी एंग्शियसनेस भी साफ दिख रही थी। हे, वह मुस्कुराई। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, एरिक ने भारी आवाज में कहा। कम इन। उस वक्त छोटे से अपार्टमेंट में उनके अलावा कोई नहीं था। बेनेडिक्ट कैफेटेरिया में था, इसलिए वे बिना डिस्ट्रैक्शन बात कर सकते थे। फिर भी शेयर्ड एरिया में रहना ठीक नहीं था। बेनेडिक्ट कभी भी लौट सकता था। एम्बर अंदर आई और एरिक ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। चलो मेरे रूम में, एरिक ने अचानक कहा। वहां डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके, एम्बर ने हल्की झिझक के साथ कहा। कमरे में पहुंचकर एरिक ने दरवाजा फिर से बंद किया। एरिक के अंदर टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। एम्बर, मैंने तुम्हारी कही हुई बातों के बारे में सोचा है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। एम्बर ने उसकी तरफ देखा। गुड है या बैड? उसने धीरे से पूछा। एरिक ने गहरी सांस ली। मुझे मुझे नहीं पता कैसे कहूं। मैं कंफ्यूज्ड हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। एम्बर का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हुआ, लेकिन बात उसे चुभ गई। एमिली की वजह से? उसने धीरे से पूछा। एरिक ने सिर हिला दिया। मैं तुम्हारी केयर करता हूं एम्बर, सच में, लेकिन एमिली के लिए भी फीलिंग्स हैं और मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। एम्बर ने नीचे फर्श की तरफ देखा। मैं समझती हूं, उसने सॉफ्टली कहा, लेकिन एरिक, तुम उसे मुश्किल से जानते हो। मैंने इन महीनों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसकी आवाज में दिल का सारा दर्द झलक रहा था। एरिक को गिल्ट महसूस हुआ। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। मुझे पता है, उसने अफसोस भरी आवाज में कहा। एम्बर की आंखों में आंसू चमक उठे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं समझती हूं, बस काश सब कुछ अलग होता। तुम मेरे पहले हो, और चाहे तुम कुछ भी चूज करो, मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा स्पेशल रहेगी। एरिक का दिल और भारी हो गया। उसे उसे इस तरह हर्ट करते देखना मुश्किल लग रहा था। वे दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े थे। एरिक जानता था कि अब उसे डिसीजन लेना ही होगा। एम्बर के आंसू गिरते देख उसे साफ समझ आ गया कि वह एमिली को चुनना चाहता है, और यह बात एम्बर भी समझ चुकी थी। उसे सैडनेस और गिल्ट दोनों महसूस हुए। फिर भी उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि एम्बर कितनी खूबसूरत है, उसके आंसुओं के बावजूद। उसके लाल बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसकी मौजूदगी, सब कुछ उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। उस दर्द भरे पल में एरिक खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे झुका और उसे चुपचाप अपने करीब खींच लिया। उस पल में कंफ्यूजन और इमोशन सब एक साथ उमड़ पड़े। बाकी सब जैसे धुंधला हो गया।
कुछ देर के लिए दुनिया बाहर रह गई, सिर्फ वे दोनों थे, अपने एहसासों के साथ। तो क्या इसका मतलब है कि तुमने अपना माइंड बदल लिया? एम्बर ने धीरे से पूछा। एरिक ने एक पल सोचा, उनका साथ ट्रेनिंग करना, उसकी मदद, उसका केयर। उसी पल उसने फैसला कर लिया। हाँ। एम्बर की आंखें चमक उठी। उसने एरिक को कसकर गले लगा लिया और एरिक ने भी उसे थाम लिया। वह उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत लग रहा था। क्या हमें दूसरों को बताना चाहिए? एम्बर ने पूछा। यह एरिक के लिए मुश्किल सवाल था। क्रिस्टल क्रॉस गैंग और शैडोज में मौजूद खतरे उसे एम्बर को और ज्यादा रिस्क में नहीं डालने देते थे। अभी नहीं, एरिक ने कहा। बेटर है अवॉइड करें, और वैसे भी तुम्हारे डैड मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। तभी नॉक नॉक। हे एरिक, अभी भी जाग रहे हो? बेनेडिक्ट की आवाज आई। एरिक और एम्बर ने एक दूसरे की तरफ देखा। एरिक तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा ताकि बेनेडिक्ट अंदर ना आए, और एम्बर जल्दी जल्दी खुद को संभालने लगी। यस बेन, गॉड, उसने दबे हुए स्वर में जोड़ा। बस एक सेकंड दे। एरिक अपने बंद बेडरूम डोर के सामने खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका हाथ मजबूती से डोर हैंडल पर टिका हुआ था। डू यू वांट टू हैंग आउट? बेनेडिक्ट ने पूछा, और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी आवाज और कैजुअल होती जा रही थी। एरिक ने गहरी सांस ली, खुद को स्टेडी करने की कोशिश करते हुए। उसे हर हाल में बेनेडिक्ट को कमरे से बाहर ही रखना था। अगर उसने एम्बर को इस हालत में देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाता। ऊपर से उन्होंने अभी अभी तय किया था कि अपने नए रिश्ते को सीक्रेट रखना है, और बेनेडिक्ट का बड़ा मुंह इसका मतलब होता कि कुछ ही देर में सबको पता चल जाता। हाँ, बस एक मिनट दो बेनेडिक्ट, एरिक ने कहा। मुझे कुछ फिनिश करना है। बेनेडिक्ट ने सिर हिलाया। वह थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन आखिरकार उसने बात छोड़ दी। एरिक को दरवाजे के उस पार से उसके दोस्त की साई सुनाई दी। ऑलराइट मैन, टेक योर टाइम। एरिक ने सुना कि बेनेडिक्ट वहां से हट गया, और फिर बाथरूम डोर के बंद होने की आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंज गई। एम्बर अब भी नेकेड थी। उसकी चेस्ट एरिक की नजरों के सामने थी, लेकिन वह जमीन से अपनी यूनिफॉर्म उठा चुकी थी और अंडरवेयर पहन रही थी। कम ऑन, एरिक ने फुसफुसाकर कहा। हाँ हाँ, एम्बर ने जल्दी से जवाब दिया। युवा लड़की ने ब्रा पहनी और आखिर में शर्ट। ओके, अब हमारा चांस है, एरिक ने धीरे से कहा। बेनेडिक्ट बाथरूम में है, बस क्वाइटली फॉलो करो और जितना हो सके साइलेंट रहना। एम्बर ने नर्वस होकर सिर हिलाया और टिप्टो करते हुए एरिक के पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे वे डोर के करीब आते गए, एरिक को उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी, और इससे उसका एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गया। अब जब उसने सिर्फ एम्बर के फीलिंग्स ही नहीं, बल्कि अपने फीलिंग्स भी एक्सेप्ट कर लिए थे, तो वह उसे बिल्कुल अलग नजर से देखने लगा था। डोर तक पहुंचते ही एरिक ने बाथरूम से बेनेडिक्ट की हमिंग सुनी। वह पूरी तरह अनअवेयर था कि एम्बर इतने घंटों से यहां थी। अवेकनर ने धीरे धीरे डोर नॉब घुमाया, पूरी कोशिश करते हुए कि कोई आवाज न हो। डोर हल्की सी चरमराहट के साथ खुला और एरिक ने सांस रोक ली, यह सोचते हुए कि कहीं बेनेडिक्ट बाहर ना आ जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम्बर ने हल्की सी राहत की सांस ली और एरिक ने इशारे से उसे बाहर निकलने को कहा। जैसे ही एम्बर हॉलवे में पहुंची, एरिक ने भी राहत की सांस ली। वे सफल हो गए थे। बेनेडिक्ट को बिना कुछ पता चले एम्बर बाहर निकल गई थी। हम फोन पर बात करेंगे, एरिक ने कहा। उसकी आंखों में सॉफ्ट चमक थी। ठीक है, जैसे ही मैं अपने रूम में पहुंचूंगी, टेक्स्ट करूंगी। उन्होंने नन किस किया, नन कुछ और कहा। हॉलवेज में कैमरास थे, इसलिए एक्स्ट्रा अटेंशन अवॉइड करना बेहतर था। एम्बर जल्दी से चली गई और एरिक ने डोर बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने डोर बंद किया, बाथरूम से अचानक जोर की आवाज आई। एरिक फ्रीज हो गया। वह आवाज वह पहचानता था। और फिर उसके डर को सच करते हुए बाथरूम से बेनेडिक्ट की आवाज आई। ऐसे वर्ड्स जिन्हें एरिक जिंदगी में कभी सुनना नहीं चाहता था। हे एरिक, तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है क्या? यहां खत्म हो गया। एरिक ने मन ही मन कर्स किया। हाँ, बस एक सेकंड, उसने जवाब दिया। वह जल्दी जल्दी टॉयलेट पेपर ढूंढने लगा और काउंटर पर रखा एक रोल दिख गया। उसने उसे उठा लिया। बेनेडिक्ट ने डोर थोड़ा सा खोला, बस इतनी सी दरार की रोशनी और जहरीली बदबू बाकी कमरों में फैलने लगी। ओ गॉड! बदबू ऐसे टकराई जैसे एंटो का ढेर। उसकी आंखों में पानी आ गया और पेट मचलने लगा। बेनेडिक्ट, एरिक ने स्ट्रेन्ड आवाज में कहा, ये लो, अभी ले लो। डोर के उस पार से बेनेडिक्ट की कराहने और हांफने की आवाज आ रही थी। ये रहा। एरिक ने अपनी आवाज स्टेडी रखने की कोशिश की। बस कुछ गंदा मत करना, ओके?
बेनेडिक्ट ने छपटक कर टॉयलेट पेपर लिया और डोर जोर से बंद कर दिया। एरिक टॉक्सिक गैस के बादल में अकेला खड़ा रह गया, सांस रोकने की कोशिश करता हुआ। फ्रेंड ने उसे थैंक्स कहा और डोर बंद ही रहा। एरिक अपने ख्यालों के साथ अकेला रह गया। उसे अपनी किस्मत पर हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उसी समय बेनेडिक्ट ने मन में नोट कर लिया कि आगे से टॉयलेट पेपर हमेशा डबल चेक करेगा। एरिक लड़खड़ाता हुआ लिविंग रूम तक गया और काउच पर ढह गया। बाथरूम की बदबू अब भी उसकी नाक में बसी हुई थी। हाँ, और उसे पता था कि यह हॉरर वह जल्दी भूलने वाला नहीं है। फिर बाथरूम डोर के पीछे से आवाज आई, थैंक्स मैन, वेलकम। एरिक ने जवाब दिया। एरिक की नींद उसके फोन की बजिंग से खुली, जो बेडसाइड टेबल पर रखा था। फोन उठाने ही वाला था कि उसकी नजर सिस्टम नोटिफिकेशन पर पड़ी। क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने तुरंत बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर को एक्टिवेट किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अंदाजा था कि यह क्या हो सकता है। वह महीनों से सिस्टम के उस टास्क का इंतजार कर रहा था, जिससे न्यूरल लिंक्स एस्टैब्लिश करने की प्रोसेस तेज हो सके। यह जरूरी था क्योंकि उसके पास मल्टीपल ब्रेन क्रिस्टल पावर्स थी और उन्हें पावर अप करना था। उसे उम्मीद थी कि इससे ट्रेनिंग बेहतर होगी और न्यूरल लिंक्स फास्टर बनेंगे। नोटिफिकेशन खुलते ही वही वर्ड सामने आए जिनका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टास्क कंप्लीट, न्यूरल लिंक एस्टैब्लिशिंग प्रोसेस इंप्रूव्ड, डू यू वांट टू इंजेक्ट द मेथड? एरिक के चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन फैल गई। उसने इसके लिए बहुत इंतजार किया था और आखिरकार वह पला ही गया। डू इट, एरिक ने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से कहा। अंडरस्टूड, प्रोसेस स्टार्टिंग, एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम 10 सेकेंड्स। 10, 9, सिस्टम के काम करते ही एरिक के दिमाग में नॉलेज धीरे धीरे भरने लगी। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अंदर जाती गई, वह और ज्यादा हैरान होता गया। 3, 1, प्रोसीजर कंप्लीट। पूरा डेटा उसी पल उसके दिमाग में इंजेक्ट हो गया और उसे सिचुएशन साफ साफ समझ में आ गई। व्हाट द फू? एरिक बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। सिस्टम ने जो सोल्यूशन निकाला था वह अनबिलीवेबल था। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर ने न्यूरल लिंक्स एस्टैब्लिश करने की प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज कर दिया था। अब यह पहले से कहीं ज्यादा फास्ट थी। इतना ही नहीं, उसने मल्टीपल ब्रेन क्रिस्टल पावर्स को एक साथ ट्रेन करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। यह अनप्रेसिडेंटेड था। लगभग किसी के पास मल्टीपल पावर्स नहीं थी, सिवाय कुछ फास्ट अवेकनर्स के, जिन्हें बस 2 पावर्स ट्रेन करनी पड़ी थी। यह ब्रेक थ्रू इंसानों के न्यूरल लिंक्स बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता था और ह्यूमन एवोल्यूशन के एक नए एरा की नींव रख सकता था। सिस्टम के अनुसार यह मेथड आगे और इंप्रूव होती रहेगी। इसके साथ एरिक थियोरेटिकली इन्फिनिट पावर्स को एक साथ ट्रेन कर सकता था। सब कुछ उसके पास मौजूद मैना पर डिपेंड करता था। अभी जितना मैना उसके पास था, उससे वह बेस्ट केस में 2 पावर्स एक साथ ट्रेन कर सकता था। लेकिन सिस्टम ने यह भी समझाया कि एनर्जी पॉइंट्स इंप्रूव करके यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। यह डिस्कवरी अगर वह शेयर करता तो उसे अनप्रेसिडेंटेड फेम मिलती। लेकिन इसका मतलब था फ्यूचर में अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाला नॉलेज भी बाहर देना। इसलिए फिलहाल इसे सीक्रेट रखना ही बेहतर था। शायद फ्यूचर में जब वह और स्ट्रांग हो जाए और इसका बेहतर वर्जन मिल जाए, तब वह इसे शेयर करे। फेक अवेकनर को लगा कि उसने कुछ सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल कर लिया है। सिस्टम ने उसकी सोच की लिमिट्स तोड़ दी थी और उसे वो दे दिया था जिसे दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी। उसे पता था कि अभी बहुत काम बाकी है और सिस्टम की कैपेबिलिटीज का वह बस सरफेस ही छू पाया है। लेकिन इस पल उसने खुद को इस सक्सेस का मजा लेने दिया। एरिक ने सबसे पहले टेक्निक को यूज करके देखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह दंग रह गया। टेक्निक वाकई बेहतर थी, लेकिन यूज करने में ज्यादा डिफिकल्ट भी। इसमें मैना को खास तरीके से वीव करना पड़ता था और कंट्रोल करना होता था, ऐसे तरीकों में जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। माना शरीर के कुछ हिस्सों से पहले गुजरती थी, कुछ से बाद में। लेकिन इम्परफेक्ट तरीके से अप्लाई करने पर भी उसे बेनिफिट्स साफ महसूस हो रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था वह पहले कितना मिस कर चुका था। पॉसिबिलिटीज एंडलेस लग रही थी। एक्सपेरिमेंट करते करते उसके अंदर एम्पावरमेंट और कॉन्फिडेंस की एक नई फीलिंग भरने लगी। दिस इज इनक्रेडिबल, एरिक ने सोचा। नई टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते एरिक उसमें और भी ज्यादा इमर्स होता चला गया। धीरे धीरे वह मैना को मैनिपुलेट करने की सब्टल नुआंसेस समझने लगा। कैसे उसे प्रिसाइज पैटर्न्स में अपने शरीर के अंदर और बाहर वीव करना है। यह चैलेंजिंग था, लेकिन उतना ही रिवॉर्डिंग भी।
हर गुजरते पल के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पावर्स ज्यादा स्ट्रांग और रिफाइंड होती जा रही हैं। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जब उसने पूरी तरह टेक्निक पर फोकस किया तो उसे अपने अंदर कुछ शिफ्ट होता महसूस हुआ, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो और पॉसिबिलिटीज की बाढ़ अंदर आ गई हो। अब एरिक को इस टेक्निक की असली पोटेंशियल समझ आने लगी थी। मल्टीपल पावर्स को एक साथ ट्रेन करने की एबिलिटी के साथ वह प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बन सकता था। बहुत ही कम समय में वह कई पावर्स और उनकी एबिलिटीज मास्टर कर सकता था। इस ऑप्रेशन और वायलेंस से भरी दुनिया में एक ऐसी ताकत जिससे कोई भी नजरअंदाज न कर सके। एरिक इस नई टेक्निक को लगातार आजमाता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह घंटों से ट्रेन कर रहा हो, जबकि असल में सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, क्योंकि वह पूरी एकाग्रता के साथ माना को उसी तरह वीव कर रहा था जैसा सिस्टम ने सिखाया था। जैसे जैसे वह माना ट्रेनिंग में और गहराई तक गया, उसे एनर्जी एक फ्लूइड की तरह दिखने लगी, लगातार बहती हुई, शेप बदलती हुई। ये किसी नदी की तरह थी जो लैंडस्केप में लहराते हुए बिना रुके हर ऑब्स्टिकल के चारों ओर से निकल जाती है। अपने दिमाग में उसने माना को अपने शरीर के साथ इंटरट्वाइन होते देखा, जैसे किसी पेड़ की शाखाएं पानी के किनारे तक फैल रही हों। उसने जल्दी ही अपने शरीर के अंदर एनर्जी के एब और फ्लो को महसूस करना सीख लिया। वे हल्की करंट्स और एडीज जिनसे माना बनी थी। एक तरह से माना को क्ले भी कहा जा सकता था, और वह खुद उसका स्कल्प्टर था। एरिक बड़ी सावधानी से माना को शेप और मोल्ड कर रहा था, उसे अपनी जरूरत के मुताबिक डालते हुए। जैसे कोई स्कल्प्टर अपनी क्रिएशन को गढ़ते समय हर डिटेल पर ध्यान देता है, वैसे ही वह माना को मैनिपुलेट कर रहा था। हर मूवमेंट के साथ माना मानो जिंदा हो उठती, उसकी इच्छा के मुताबिक बहती और मुड़ती हुई। डिफिकल्टी के बावजूद वह रुक नहीं पा रहा था। एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटीज की फीलिंग उसे आगे बढ़ाती जा रही थी, इस नॉलेज से फ्यूल्ड कि उसने अभी अभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनलॉक किया है। लेकिन आखिरकार एरिक को एहसास हुआ कि वह बहुत देर तक ट्रेन कर चुका है। उसे टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा था, और अब कैफेटेरिया में दोस्तों से मिलने की तैयारी करनी थी। एक गहरी सांस लेकर वह बेड से उठा, अपने स्टिफ लिम्स को स्ट्रेच किया, पॉस्चर की वजह से जमा हुआ टेंशन महसूस किया और धीरे धीरे मसल्स को रिलैक्स किया। ट्रेनिंग रूम से निकलकर जब वह अपार्टमेंट के मेन लिविंग एरिया में पहुंचा, तो उसने देखा कि बेनेडिक्ट काउच पर ही सोया हुआ था। एरिक हल्का सा मुस्कुराया। उसका दोस्त हमेशा हैवी स्लीपर रहा था, लेकिन बेड की बजाय काउच पर सोना थोड़ा अजीब था। हे बेन, एरिक ने उसके कंधे को हल्का सा हिलाया। वेक अप मैन, हमें निकलना है। बेनेडिक्ट कराहते हुए उठा, आंखें मलता हुआ और जोर की जम्हाई ली। क्या टाइम हुआ है? उसने नींदी आवाज में पूछा। लेट हो रहा है, लेसन शुरू होने से पहले ब्रेकफास्ट करना है। चल। एरिक ने डोर की तरफ इशारा किया। बेनेडिक्ट ने सिर हिलाया। राइट राइट, बस जल्दी से चेंज कर लेता हूं। जैसे ही बेनेडिक्ट अपने रूम की तरफ गया, एरिक अपने कमरे में गया और बैकपैक से पानी की बोतल निकालकर लंबा घूंट लिया। बेनेडिक्ट ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, अपना बैग उठाया और एरिक के साथ बाहर निकल पड़ा। दोनों हॉलवेज और कॉरिडोर से होते हुए कैफेटेरिया की तरफ बढ़े, जहां स्टूडेंट्स की भीड़ जल्दी जल्दी जा रही थी। चलते हुए बेनेडिक्ट ने फोन चेक किया। कोई मैसेज नहीं था। उसने साइली और फोन पॉकेट में डाल लिया। उसे अपने फैमिली की बहुत याद आ रही थी। काफी समय से उनसे कोई बात नहीं हुई थी। कसम से कभी कभी लगता है उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। एरिक समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वे इस बारे में पहले भी बात कर चुके थे। मैन, आई बेट वो बस बिजी होंगे। ज्यादा टेंशन मत ले। हाँ, लेकिन एक फोन कॉल करना इतना मुश्किल है क्या? एरिक ने गहरी सांस ली। कुछ देर और चलने के बाद बेनेडिक्ट का चेहरा सीरियस हो गया। एरिक, एक बात पूछनी थी। क्या तुम सच में एंडरसन को नेक्स्ट इनर रैंकिंग फाइट के लिए चैलेंज करने वाले हो? एरिक को यह सवाल एक्सपेक्टेड था, बेनेडिक्ट से या किसी और से भी। यह सवाल आना ही था। अवेकनर ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, हाँ, एंडरसन ने अग्री कर लिया है, और वैसे भी हम देखना चाहते हैं कि अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेनेडिक्ट ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन चिंता अब भी थी। मैं जानता हूं तुम हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन एंडरसन कोई आसान अपोनेंट नहीं है। वह हमारी क्लास के बेस्ट में से एक है। क्या तुम रेडी हो? एरिक ने नॉड किया। मुझे पता है मैं किस में जा रहा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीत सकता हूं। बस उम्मीद है तुम सही हो।
मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को चोट लगे। एरिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डोंट वरी, मैं ठीक रहूंगा। वैसे भी ये लाइफ एंड डेथ फाइट थोड़ी है। बेनेडिक्ट ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, शायद बस लास्ट टाइम जैसा ना हो, उसने sarcastically कहा। एरिक हंस पड़ा। एंडरसन का लास्ट नेम मकॉनल नहीं है। हाँ, सही कहा। दोनों दोस्त कैफेटेरिया की तरफ बढ़ते रहे, फाइट्स और दूसरी बातों पर चर्चा करते हुए। जब वे पहुंचे तो देखा कि वे लेट हो चुके थे। उनके दोस्त पहले ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हे, तुमने हमारा वेट नहीं किया। अरे, ब्लेम मत डालो। फ्लोइड बोला, तुम्हारी स्नूज बटन एडिक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। रोज कोमा में उठते हो। शट अप, एंडरसन ने हाफ स्माइल के साथ कहा। एरिक और बेनेडिक्ट बैठ गए। एरिक की नजर एक पल के लिए एम्बर पर गई। दोनों ने हल्की सी स्माइल एक्सचेंज की और किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय ग्वेन के। उसकी आईसाइट और इंस्टिंक्ट्स शार्प थी। उसने वो स्माइल्स देख ली, एक आईब्राउ उठाई और तुरंत सोचने लगी कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पिछले 4 डेज में एम्बर और एरिक के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखा था, जो अपने आप में एक्साइटिंग था। इसके अलावा वे साथ मिलकर सेक्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ उन्हीं दोनों का था। लेकिन सब कुछ सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं था। एम्बर काफी समय से एरिक से प्यार करती थी, और भले ही एरिक ने हाल ही में उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट की हों, उसे जल्दी समझ आ गया कि वह फीलिंग्स पहले से ही उसके अंदर थीं, बस सरफेस पर नहीं आई थीं। ट्रेनिंग की वजह से वे ज्यादा मिल नहीं पाते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता वे साथ समय बिताते, ठीक वैसे ही जैसे उनकी उम्र के कपल्स करते हैं। ऑर्डर देने के बाद ग्वेन ने बातचीत शुरू की। सो क्या तुमने सच में आज फाइट करने का डिसाइड कर लिया? उसने पूछा। इंडीड, लेकिन क्यों? इसका कोई सेंस नहीं बनता। तुम अपना रैंक लूज कर सकते हो। बेनेडिक्ट ने एरिक की तरफ देखा और सिर हिलाया। मैंने एरिक से कहा था, यह स्टूपिड है। स्टूपिड नहीं है, यह फ्रेंडली कंपटीशन है। हम दोनों इंप्रूव करना चाहते हैं और अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं, बस इतना ही। कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं, एरिक ने एग्री किया। हाँ, और वैसे भी रैंक्स में हम बहुत दूर नहीं हैं। यह अच्छा मौका है देखने का कि अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है। विनिंग या लूजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है। ग्वेन ने कहा, लेकिन स्पारिंग करके भी तो कर सकते थे। फ्लोइड बोला, अरे छोड़ो यार, जो करना है करने दो। एम्बर चुप थी, लेकिन उसकी चमकती आंखें एरिक पर टिकी थी। ग्वेन की सस्पिशंस और बढ़ गई। उसने डिसाइड किया कि अब वह दोनों पर और नजर रखेगी। बातचीत चलती रही, लेकिन बेनेडिक्ट और एरिक का खाना अब तक नहीं आया था। ब्रेकफास्ट आने में कितना टाइम लगेगा? बेनेडिक्ट ने शिकायत की। कंप्लेनिंग बंद कर, बॉटमलेस पिट। फ्लोइड बोला। थोड़ी देर बाद खाना आ गया और बेनेडिक्ट ने गॉड्स को थैंक्स कहा। दोस्तों ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म किया और रेड पैलेस से क्लासेस के लिए निकल पड़े। लेकिन एरिक और एंडरसन दोनों हाइपर ड्राइव में थे। दोनों ईगर थे, आखिरकार एक दूसरे से फाइट करने के लिए, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। येलो पैलेस के ट्रेनिंग अरीना से बाहर निकलते हुए एरिक ने माथे से पसीना पोंछा। उसकी मसल्स थकान से धड़क रही थीं। उसने अभी अभी अपनी डेली रूटीन पूरी की थी, कठोर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस, जिनमें वह खुद को पूरी तरह लिमिट तक पुश करता था, ताकि एक वॉरियर के तौर पर अपनी स्किल्स को शार्पन कर सके। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये महीनों की मेहनत और डेडिकेशन का कल्मिनेशन हो। एरिक अपने प्रोग्रेस से जेन्युइनली सेटिस्फाइड था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एंडरसन के खिलाफ वह लड़का किसी वॉर मशीन से कम नहीं था। मार्शल आर्ट्स में वह इंसेनली टैलेंटेड था ही, साथ ही न्यूरल लिंक्स बनाने में भी वह बेहद अच्छा था, और उसके पास बहुत सारे न्यूरल लिंक्स थे। हाल ही में एंडरसन PI3 रैंक तक पहुंच गया था। इसका मतलब यह था कि वह प्रैक्टिकली टॉप रैंक स्क्वायर्स जितना स्ट्रांग था, जबकि ऑफिशियली वह अभी पेजेंट वन में ही था। सीधे शब्दों में कहे तो एंडरसन लगभग नेथानियल जितना पावरफुल था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अपनी पावर यूज नहीं करता था। अगर वह ऐसा करता तो कहानी ही अलग होती, और एरिक जानता था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा रेड पैलेस में एंडरसन अपनी अनडिफीटेड रिंग रिकॉर्ड के लिए मशहूर था। बहुत से लोग मानते थे कि वह इनविंसिबल है। रेड पैलेस के अंदर इस अपकमिंग मैच को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी। एरिक और एंडरसन को खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने कुछ टीचर्स का अटेंशन तक खींच लिया है। हर कोई देखना चाहता था कि क्या कोई इस अनडिफीटेड चैंपियन को हरा सकता है। एंडरसन के हैंडीकैप को देखते हुए
दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वे पावर्स के बिना लड़ेंगे। इस एंगल से देखा जाए तो एरिक को एडवांटेज था। सिर्फ न्यूरल लिंक्स के बेस पर ही वह जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, उससे खींच ज्यादा था। वह उस पोजीशन में था जहां ओमिक्रॉन नन रैंक्ड फाइटर के कंपेरेबल था। लेकिन एंडरसन के केस में बैलेंस अलग था। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी जबरदस्त थीं कि वे सारी ऑड्स को ऑफसेट कर देती थी। यह सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से नहीं था। एंडरसन की थिंकिंग स्टाइल अलग थी। आउट ऑफ द बॉक्स वह नेचुरली अपने ओपोनेंट की वीक स्पॉट ढूंढने में माहिर था। यही वजह थी कि यह फाइट बेहद मुश्किल होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे बिना अपनी पावर्स के जीतने को लेकर एरिक खुद भी श्योर नहीं था। एरिक एलिवेटर की तरफ बढ़ा जो उसे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाने वाली थी। उसका दिमाग अपकमिंग बैटल के थॉट्स में डूबा हुआ था। उसे पता था अगर उसे जीतने का चांस चाहिए तो उसे काम और फोकस्ड रहना होगा। एलिवेटर में कदम रखते ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। उसी पल नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का मिक्स उसकी वेन्स में दौड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने बिना रुके ट्रेनिंग की थी और अब वह सब कुछ छोंक देने को तैयार था। एलिवेटर नीचे जाते हुए एरिक ने पॉलिश्ड मेटल वॉल्स में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसे एक डिटर्मिन्ड आदमी दिखा। आंखों में रिजॉल्व की आग जल रही थी। यह फाइट एरिक के लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं थी। यह खुद को और दूसरों को साबित करने का मौका था कि वह अब वही इंसान नहीं रहा। यह लड़ाई उसके लिए खुद को यह दिखाने का तरीका थी कि वह पैथेटिक वीक किड नहीं है। उसे जीतना ही था। वह यह खुद का हक समझता था। एलिवेटर के डोर्स खुले और एरिक ग्राउंड फ्लोर पर उतर गया। वहां से वह बिल्डिंग से बाहर निकला और बस लेकर ब्लू पैलेस पहुंचा, जहां हमेशा की तरह फाइट होने वाली थी। जैसे ही वह पहुंचा, उसे वही फेमिलियर नोटिफिकेशन मिला जो हर फाइट से पहले आता था, फोन पर, लेकिन दिखाई बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के थ्रू। 270 here versus Anderson Worthington, 190 first year. Room 3, 2, 8th floor. Healer. फिर से वही हीलर? एरिक ने बुदबुदाते हुए कहा। मार्टिन मिडल्टन का नाम देखकर उसके दिमाग में सवाल उठा। क्या रेड पैलेस अब सच में उस पर नजर रख रहा था? और अगर हां, तो हर बार इतनी ओपनली वही हीलर क्यों असाइन किया जा रहा था? कम से कम अगर कुछ गलत हुआ तो मार्टिन रहेगा, एरिक ने सोचा। यह सोच ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, ऑनेस्टली। एरिक एलिवेटर की तरफ गया और तीसरा बटन दबाया। कुछ ही पलों में वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। थर्ड फ्लोर पर कदम रखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्राइटली लिट कॉरिडोर से गुजरते हुए वह साइंस फॉलो करता हुआ उस रूम की तरफ बढ़ा जहां एंडरसन के साथ उसकी लंबे समय से अवेटेड फाइट शुरू होने वाली थी। महीनों की ट्रेनिंग के बाद वह यहां तक पहुंचा था। वह जीतना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वह दरवाजे के पास पहुंचा, नर्वसनेस की एक हल्की सी लहर उसके अंदर दौड़ गई। गहरी सांस लेते हुए एरिक ने बटन दबाया। हैवी मेटल डोर दीवार में स्लाइड हो गया और उसके सामने रूम खुल गया। अंदर एंडरसन पहले से ही सेंटर में खड़ा था, उसका इंतजार करते हुए। एरिक की सांस एक पल के लिए अटक गई। एंडरसन लंबा था, एरिक से कम 20 सेंटीमीटर टॉलर। उसका मस्कुलर बिल्ड साफ बता रहा था कि उसने फिजिकल ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स में कितनी मेहनत की है। उसके काले बाल स्लिक्ड बैक थे, जो उसे एक स्लीक और कॉन्फिडेंट लुक दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी पियर्सिंग ब्लू आईज ने खींचा। उनमें फियर्स इंटेंसिटी थी, जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट कर रही थी। एरिक खुद को यह मानने से रोक नहीं पाया कि एंडरसन कितना हैंडसम था। वह उसे रोज देखता था, लेकिन इस मोमेंट में, इस सिचुएशन में, उसे देखकर वह खुद को थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस महसूस कर रहा था। क्लासिक टॉल एंड हैंडसम क्लीशे, एरिक ने मन में सोचा। शार्प जॉलाइन, हाई चीक बोन्स और मस्कुलर फिजिक, वह लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए मैग्नेट था। दोनों की नजरें टकराईं और रूम का एटमॉस्फेयर एंटिसिपेशन से क्रैकल करने लगा। हवा में टेंशन भरी हुई थी और एरिक उस पल का वेट साफ महसूस कर सकता था। मैं आ गया, एरिक ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। गुड, लेट्स स्टार्ट। मैं देखना चाहता हूं कि प्लांट हगर पिछले महीनों में कितना इंप्रूव हुआ है, एंडरसन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, वो चीप था, एरिक ने तुरंत जवाब दिया। वह निकनेम उसने महीनों से नहीं सुना था। मार्टिन मिडल्टन ने कमरे में एंट्री की और रूल्स याद दिलाए। हाँ, हाँ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। लेकिन एरिक ने आगे कहा, आज के मैच के लिए हम एक एक्स्ट्रा रूल ऐड करना चाहते हैं। कोई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स अलाउड नहीं होंगी। प्योरली फिजिकल prowess और मार्शल माइट के बेस पर फाइट होगी।
मार्टिन ने सिर हिलाया। काफी ऑनरेबल फैसला है। अगर दोनों एग्री करते हो तो मैच शुरू कर सकते हैं। मैं एग्री करता हूं, एंडरसन बोला। मैं भी, एरिक ने कहा। ऑलराइट। मार्टिन दूसरे रूम में गया और वहां से आवाज आई, लेट द मैच बिगिन। एरिक ने अपने शोल्डर स्क्वायर किए। उसकी मसल्स फाइट के लिए टेंस हो गई। रेडी? एंडरसन की आवाज ठंडी थी, उस वार्मथ के बिना जो एरिक पहले महसूस करता था। साफ था कि वह एरिक को सीरियस ले रहा था। एरिक ने मुट्ठियां भींच ली। गुड। एंडरसन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और फिर वह आगे झपटा। लेकिन उससे पहले एरिक ने सिस्टम से एंडरसन के स्टैट्स दिखाने को कहा, वही चीज जो उसने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर मिलने के बाद सिर्फ पहली बार की थी। नेम, ब्रेन क्रिस्टल पावर, मैना, एक्सप्लोजन, एटॉमिक एनी, रेस ह्यूमन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लगभग 1.90 मीटर्स लंबा, बेहद मस्कुलर, अनुमानित वजन 105 किलोग्राम्स, प्योर मसल, ब्लू आईज, बहुत हैंडसम। पर्सनैलिटी एंड ट्रेट्स, पहली नजर में एक लॉयल और डेडिकेटेड दोस्त, जिनकी उसे परवाह है, उनके लिए हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाता है। उसका कंपैशन उसके एक्शंस में झलकता है। जस्टिस की सेंस मजबूत है, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है, फेयरनेस और इक्वालिटी के लिए लड़ता है। रीगल डिमीनर रखता है, रिजर्व्ड, फॉर्मल और थोड़ा डिस्टेंट। कम बोलता है लेकिन अथॉरिटी के साथ। बाहर से स्टोइक, अंदर से fiercely loyal or compassionate heart. Power level 120, approximate strength 40, approximate intelligence 16, approximate dexterity 25, approximate energy 789. कमरे के बीच एरिक और एंडरसन आमने सामने खड़े थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी हुई थी, डिटर्मिन्ड और फोकस्ड। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। वे लंबे समय से दोस्त थे और यह फाइट बस स्ट्रेंथ को टेस्ट करने और यह देखने के लिए थी कि इस वक्त बेटर कौन है। अगर एरिक जीता तो जो रैंक उसे मिलती वह बस एक सरप्लस था, मुख्य मकसद नहीं। एरिक अपनी फिजिकल प्राउएस और स्पीड को लेकर कॉन्फिडेंट था। उसने मार्शल आर्ट्स में ब्रूटल ट्रेनिंग की थी, अपनी स्किल्स को शार्पन किया था और बॉडी को लिमिट तक पुश किया था। दूसरी तरफ एंडरसन के पास आर्ट्स में सालों का एक्सपीरियंस था और वह अपने फाइटिंग जीनियस के लिए मशहूर था। उसका दिमाग स्ट्रेटेजिक था और कॉम्बैट की इंट्रिकेसीज को वह गहराई से समझता था। मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा, एंडरसन ने कहा। उसी की उम्मीद है, एरिक ने जवाब दिया। दोनों हल्के से स्mirk कर गए। अचानक दोनों बिजली जैसी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़े। उनके मूवमेंट्स फ्लूइड और प्रिसाइज थे। एरिक ने पंचेस की एक फ्लरी छोड़ी एंडरसन के मिड सेक्शन को टारगेट करते हुए, लेकिन एंडरसन ने स्विफ्ट ब्लॉक किया और उसके बाद एक राउंड हाउस किक मारी जो एरिक के शोल्डर को छूती हुई निकल गई। एरिक ने स्पिनिंग किक से पलटवार किया, मगर एंडरसन ने क्विक साइड स्टेप लेकर उसे अवॉइड कर लिया। उसका इम्पेकेबल फुटवर्क उसके एक्सपीरियंस को साफ दिखा रहा था। दोनों फाइटर्स ने ब्लोज एक्सचेंज किए, मुक्कों और पैरों की ब्लर बनती जा रही थी। एरिक की स्ट्रेंथ रॉ पावर में उसे एडवांटेज दे रही थी, लेकिन एंडरसन की टेक्निक और स्ट्रैटेजी हर अटैक को कैलकुलेटेड प्रिसीजन के साथ काउंटर कर रही थी। वे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहे, डॉज और वीव करते हुए, लगातार मूवमेंट्स को पढ़ते और फाइट के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते रहे। मैच अभी अभी शुरू हुई थी, लेकिन दोनों ऑलरेडी फुल थ्रॉटल पर थे। ब्लोज का एक्सचेंज चलता रहा। एरिक ने एंडरसन के चेहरे पर पंच करने की कोशिश की, मगर बॉडी लैंग्वेज से एंडरसन ने उसका इंटेंशन पढ़ लिया। उसने तुरंत साइड स्टेप किया, अटैक अवॉइड किया और अपना पंच काउंटर में फेंका। लेकिन अवेकनर के मॉन्स्टर रिफ्लेक्सेस ने एरिक को पहले ही मूव एंटिसिपेट करने दिया और वह बच गया। तुम्हारी जो तारीफ होती है वो पूरी तरह डिजर्व्ड है, एरिक ने कहा। थैंक्स, अप्रिशिएटेड। एंडरसन ने कॉन्फिडेंट स्mirk के साथ जवाब दिया। वह जेन्युइनली एंजॉय कर रहा था। फिर एंडरसन की मार्शल आर्ट्स मास्टरी पूरी तरह शाइन करने लगी। उसने इंट्रिकेट कॉम्बिनेशंस की एक सीरीज एग्जीक्यूट की, अलग अलग एंगल्स से आने वाले स्ट्राइक्स। एरिक की स्पीड और रिफ्लेक्सेस ने ज्यादातर ब्लोज से उसे बचा लिया, लेकिन कुछ हिट्स लगे और उसके शरीर पर ब्रूजेस और कट्स उभर आए। एरिक ने भी जवाब दिया, पावरफुल पंचेस और किक्स के साथ। हर वार में इनक्रेडिबल फोर्स थी। फिर भी एंडरसन की डिफेंसिव मैन्यूवर्स उतनी ही इंप्रेसिव थी। वह ज्यादातर अटैक्स को डिफ्लेक्ट या इवेड कर रहा था, डैमेज को बेयर मिनिमम तक सीमित रखते हुए। फाइट और इंटेंस होती गई। कमरे में उनके ग्रंट्स और ब्लोज की आवाज गूंजने लगी। दोनों इवनली मैच्ड थे, एक दूसरे को लिमिट तक पुश कर रहे थे। पसीना उनके चेहरों से बह रहा था,
सांसें हैवी हो चुकी थीं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मार्टिन पूरी अटेंशन से फाइट देख रहा था। यह कन्फ्रंटेशन कई वजहों से दूसरों को दिखाने लायक थी। पहली, एंडरसन को लड़ते देखना किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए विजुअल ट्रीट था। वह वही था जो एस्पायर किया जाता है। दूसरी, एरिक का अग्रेसिव स्टाइल जो उसे एक सैवेज बीस्ट जैसा बना रहा था, इंस्टिंक्ट के दम पर लड़ता हुआ, देखने वालों के लिए शानदार स्पेक्टिकल। और तीसरी, दोनों की स्पोर्ट्समैनशिप। साफ था कि वे इंप्रूवमेंट के लिए लड़ रहे थे। वे डेंजरस स्पॉट्स को टारगेट नहीं कर रहे थे, कोई वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और एक दूसरे का रिस्पेक्ट बनाए हुए थे। ये एक ग्रेट फाइट थी और इसे शुरू हुए बस 5 मिनट हुए थे। ये दोनों फ्यूचर में इंप्रेसिव हाइट्स तक पहुंचेंगे, मार्टिन ने खुद से कहा। बाउट चलता रहा। स्किल और डिटर्मिनेशन की फियर्स लड़ाई में दोनों लॉक थे। वे अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक खुद को ले जा रहे थे, एक दूसरे की एबिलिटीज को पूरी तरह टेस्ट करते हुए। वक्त के साथ उनके मूवमेंट्स और रेजोल्यूट होते गए, ज्यादा फेरोशियस, लेकिन कभी लाइन क्रॉस नहीं की। दोनों एक दूसरे की डिफेंस में वीकनेस ढूंढ रहे थे। एंडरसन की मार्शल आर्ट्स मास्टरी उसे एरिक की डिफेंसेस में ओपनिंग्स आसानी से दिला रही थी, लेकिन उसे हिट करना बेहद मुश्किल था। एरिक की स्पीड उसके लैक ऑफ एक्सपीरियंस को कवर कर रही थी। कभी कभी एंडरसन प्रिसाइज स्ट्राइक्स लैंड कर देता, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे उसने दीवार पर मारा हो। दूसरी ओर, एरिक की sheer पावर और स्पीड ने एंडरसन को बार बार इवेसिव मैनूवर्स और काउंटर अटैक्स पर निर्भर होने को मजबूर कर दिया। एंडरसन के लिए उन ब्लोज से बचना आसान नहीं था। अब तक वह ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही कर पा रहा था। फाइट एक ट्रू स्पेक्टिकल बन चुकी थी, दोनों युवाओं की स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स का शोकेस। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, दोनों बैटर्ड और ब्रूज्ड हो चुके थे। शरीर पसीने से भीगा था और कुछ जगहों से खून भी रिस रहा था। फिर भी एंडरसन की हालत एरिक से बेहतर थी। फिलहाल फाइट एरिक के फेवर में नहीं जा रही थी। उसका दोस्त अपने एक्सपीरियंस और फ्लॉलेस टेक्निक से उसे डिस्टेंस पर रखकर एडवांटेज ले रहा था। व्हाट द हेल, एरिक ने सोचा, जब एंडरसन ने एक और अटैक अवॉइड कर लिया। दोनों लड़ते रहे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वे आमने सामने खड़े होकर सर्कल करने लगे, डिसाइसिव ब्लो का मौका तलाशते हुए। फिर एरिक ने चार्ज किया। उसके फिस्ट पंचेस की बराज में उड़ रहे थे और उसके लेग्स ऐसे मूव्स कर रहे थे जैसे कोई डांस हो। एंडरसन ने हेड ऑन मीट किया, एक्सपर्ट प्रिसिजन के साथ ब्लोज डिफ्लेक्ट किए। उसने एरिक के एब्डोमेन पर स्विफ्ट नी स्ट्राइक मारी, लेकिन अवेकनर ने पावरफुल अपरकट से काउंटर किया, जिसने एंडरसन को पीछे डगमगा दिया। यह एरिक का पहला ट्रूली पावरफुल हिट था जो उसके दोस्त पर लैंड हुआ। एंडरसन ने बैलेंस रिगेन किया और स्पिनिंग किक लॉन्च की, मगर एरिक उसके नीचे डक कर गया और डेवस्टेटिंग राउंड हाउस किक से जवाब दिया, जो एंडरसन की साइड को ऑलमोस्ट हिट कर गई। इस एक्सचेंज के बाद दोनों तुरंत पीछे हट गए। दोनों फिर कमरे में खड़े थे, नजरें लॉक्ड, डिटर्मिनेशन इंटैक्ट। एरिक को पूरी तरह एहसास हो गया कि एंडरसन कितना फॉर्मिडेबल अपोनेंट है। उसके मूवमेंट्स प्रिसाइज थे, मार्शल आर्ट्स के सालों का एक्सपीरियंस हर फ्लूइड मोशन और कैलकुलेटेड स्ट्राइक में दिख रहा था। एरिक के पास एंडरसन जैसी फाइनेस और टेक्निक नहीं थी और उसे हल्की सी जेलसी भी महसूस हुई। उन्होंने कॉशियस जैब्स और किक्स के साथ बाउट दोबारा शुरू की, डिफेंसेस को फिर से टेस्ट करते हुए, जानते हुए कि कोई भी ब्रॉड मूवमेंट हार की वजह बन सकता है। डर गए? एरिक ने स्mirk के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफी होगी, एंडरसन ने जवाब दिया। फिर वह एरिक की तरफ डैश कर गया और फाइट फिर से इंटेंस हो गई। बूम बूम बूम, कमरा फिर से ग्रंट्स और इंपैक्ट्स की आवाज से भर गया, साउंड्स की एक कैकोफनी जो उनके रिस्पेक्ट और एफर्ट की गवाही दे रही थी। एरिक ने पंचेस की बराज छोड़ी, लेकिन एंडरसन ने ज्यादातर ब्लॉक या इवेड कर लिया। डैम, तुम मेरी अटैक्स कैसे इवेड कर लेते हो? एरिक ने पूछा। तुम अपनी इंटेंशंस बहुत ज्यादा दिखा देते हो, एंडरसन ने जवाब दिया। एरिक की डिटर्मिनेशन ने एड्रेनलिन को और फ्यूल दिया। वह एक पल पीछे हटा और अपनी मैसिव स्ट्रेंथ से एक ऑलमोस्ट इनह्यूमन फीट किया। बहुत कम स्पेस में बर्स्ट करते हुए फ्लाइंग नी के साथ आगे बढ़ा, सीधे अपने दोस्त की छिन को टारगेट करते हुए। एंडरसन ने डेंजरस मूव ब्लॉक किया, एरिक को हवा में उछाला और स्पिनिंग किक से काउंटर किया, जो एरिक की बैक पर लगी और उसे मैट पर गिरा दिया। एरिक तुरंत रोल करके खड़ा हुआ, लेकिन एंडरसन के स्ट्राइक की स्टिंग साफ महसूस हो रही थी। वो रेकलेस मूव था, एंडरसन ने कहा,
लेकिन अगर काम कर जाता तो अभी तुम जमीन पर होते। दोनों हंस पड़े। फिर एंडरसन ने दोबारा चार्ज किया और वे फिर से ब्लोज एक्सचेंज करने लगे। पावर और टेक्निक का एक डांस। एरिक की स्ट्रेंथ रॉ पावर में एडवांटेज दे रही थी, लेकिन एंडरसन की प्रिसीजन और स्किल ने उसे हमेशा अलर्ट रखा। वे ट्रेनिंग रूम में मूव करने लगे, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए, ओपनिंग्स तलाशते हुए, और एंडरसन ने जल्दी ही एक ओपनिंग ढूंढ ली। एरिक का फुटवर्क परफेक्ट नहीं था। साफ था कि मार्शल आर्ट्स में वह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। एंडरसन ने उसी का फायदा उठाया। उसने परफेक्टली टाइम्ड स्वीप एग्जीक्यूट किया। एरिक के पैर जमीन से उखड़ गए। एरिक ने ग्रंट किया और फिर से मैट पर गिरा, लेकिन तुरंत रोल करके एंडरसन के फॉलोअप से बच गया। वह खड़ा हुआ, लेकिन सामने से स्विफ्ट किक आई जो उसकी चेस्ट पर लगी और उसे पीछे लड़खड़ा दिया। एंडरसन ने एडवांटेज प्रेस किया। फास्ट स्ट्राइक्स की सीरीज से एरिक को डिफेंसिव पर धकेल दिया। एरिक इंस्टिंक्ट पर लड़ रहा था, जितना हो सके ब्लॉक और डॉज करते हुए। उसने काउंटर अटैक्स भी किए, लेकिन एंडरसन की डिफेंसेस मजबूत बनी रही। फाइट जारी रही। उनके शरीर पसीने से चमक रहे थे, सांसें हैवी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, फटीग दिखने लगी, खासतौर पर एंडरसन में, जो एरिक की मॉन्स्टर स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर अब यह मुश्किल होता जा रहा था। उनके मूवमेंट्स थोड़े स्लो होने लगे। एरिक ने अंदर से ताकत जुटाई और एक पावरफुल अपरकट मारा, जिसने उसके दोस्त को पीछे हिला दिया। एंडरसन ने जल्दी रिकवर किया और स्पिनिंग बैक फिस्ट से काउंटर किया, जिसने एरिक को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और वह लड़खड़ा गया। डैम, ये तीसरी बार है। दोनों एक पल के लिए रुके। माथे से पसीना टपक रहा था। फिर से आंखों में आंखें डाली। कोई एनिमोसिटी नहीं थी, सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। वे जानते थे कि ओवरऑल वे इवनली मैच्ड हैं और एक दूसरे को लिमिट्स तक ले जा चुके हैं। मुझे मानना पड़ेगा एरिक, तुम यहां आकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तुम भी नहीं। एरिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद ट्रेनिंग रूम फिर से फिस्ट्स और फीट की ब्लर बन गया। स्किल और एथलेटिसिज्म का सीमलेस डिस्प्ले। वे ब्लो फॉर ब्लो लड़ते रहे। शरीर थक रहे थे, लेकिन स्पिरिट अनवेवरिंग थी।